नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे भाजपा के द्वार हरीश के हुंकार की। उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन पहले ही राज्य की राजनीति अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये राजनीति अब सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी या फिर पलायन जैसे जमीनी मुद्दों पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर योजनाओं की नाकामी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जन विरोधी फैसलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में यह सियासी संघर्ष नीतियों और मुद्दों से हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धुरी बना हुआ है। दोनों ही पार्टी के नेता इस डिजिटल हथियार से उनकी छवि खराब करने की बात कह रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य के सामने आए कई विवादों ने यह साफ कर दिया है कि राजनीति अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे लड़ी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो ने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। हरीश रावत ने एआई वीडियो पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस को शिकायती पत्र तक सौंप दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया और प्रदेश भाजपा मुख्य कार्यालय के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ घंटों विरोध प्रदर्शन भी किया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत लगातार मुखर हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एआई वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया। एक के बाद एक एआई जनरेटेड वीडियो से नाराज होकर हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ राजधानी देहरादून में स्थित प्रदेश कार्यालय भाजपा पहुंचकर बीजेपी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर भाजपा के द्वारा प्रचार करने और आरोप सिद्ध करने को लेकर जवाब मांगा। भाजपा को चेतावनी भी दी कि अगर जब तक भाजपा जवाब नहीं देती, वो हर महीने की किसी भी तारीख को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर ऐसे ही अपने समर्थकों के साथ विरोध करेंगे और भाजपा जवाब नहीं देती तो जनता के बीच जाकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे। वहीं भाजपा ने हरीश रावत पर एआई प्रकरण पर हरीश रावत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 15 से भाजपा लगातार जनता में, उत्तराखंड के लोगों में मेरी छवि को बिगाड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं निरंतर। उसके लिए कई तरीके के माध्यमों का सहारा ले रही है। इस बार भाजपा ने नीचता की हद की है और मुझे पाकिस्तानी जासूस दिखाते हुए कि मैं देश के लिए, देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हूं, ये दिखाया है और साथ साथ मुझे गोली मारी है। देखिए, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पार्टी की नौटंकी और आदरणीय हरीश रावत जी के सुर्खियों में बने रहने के हर हथकंडे को बहुत अच्छी तरह जानती है और अपनी जो छवि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की बनी हुई है, उन्होंने जीवन भर अपना तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति की, उस छवि को मिटाने के लिए इस तरह की वो नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। भाजपा प्रदेश की ओर से कहा गया कि वायरल वीडियो को लेकर जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा मुख्यालय कूच किया, वो न केवल कानून पर अविश्वास है बल्कि राजनीति से प्रेरित है। भाजपा की ओर से 2016 में कांग्रेस की सरकार के होते मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज प्रार्थना पर कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश की सुविधा से संबंधित जियो पेश किया गया। भाजपा का मानना है यह हरीश रावत की सरकार के समय का ही विशेष समुदाय के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 में उनके रहते बतौर मुख्यमंत्री के जारी जियो को फर्जी बताते हुए मीडिया के सामने ही पत्र को फाड़ डाला। ये भी एआई का सहारा ये 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं। अच्छा। लेकिन 2017 से अभी तक कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं
बिल्कुल पूरी तरीके से आभार घोषित करता हूँ। और ये पूरे के देश में डालने लायक। अब मैं सिर्फ हरीश रावत जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2016 में 29 दिसंबर को जब उन्होंने ये पत्र जारी किया, शैलेश भगोली जी का ये पत्र है जिसमें साइन है, या तो शैलेश भगोली जी झूठे हैं या फिर माननीय हरीश रावत जी झूठे हैं, या वो अखबारों की सुर्खियां झूठी हैं, या ये पत्र में जो लिखा है दिनांक भी लिखी है और ये गजट नोटिफिकेशन है, इसमें बकायदा हर विभाग के लिए सारी चीजें लिखी है। आज अपने आदेश को माननीय हरीश रावत जी अगर झुटलाने का काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आज वो झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। एक एआई वीडियो से वो इतना बौखला गए, इतना तिल मिला गए कि आज वो उन लोगों से पल्ला झाड़ रहे हैं जिन लोगों के साथ हमेशा टोपी पहन करके रोजा अफ्तारी किया करते थे। देखो, सबसे पहले तो वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हुआ है, ये एक साइंस का एक अच्छा प्रोग्रेस है, उन्नति है और ये विकास के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं इसका जब दुरुपयोग होता है तो ये सभी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए जा रही है एआई को लेकर, और वास्तव में ये दिख भी रहा है, वो एक निंदनीय विषय है और बहुत ही राजनीति का निचला स्तर, नीचे गिरा हुआ स्तर है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उत्तराखंड की जनता के विकास के लिए कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस राज्य में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, यहाँ राजनीति का केंद्र एआई से बने क्लिप्स और सोशल मीडिया विवाद क्यों बन गया है? राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में ये बदलाव खतरनाक संकेत है। चुनाव से पहले ही अगर दल एक दूसरे की छवि खराब करने के तकनीक का दुरुपयोग करने लगे तो लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर गिरना तय है। ऐसे में सवाल यही है, अपनी साख बचाने के चक्कर में राजनीतिक दल जनता के मुद्दों से क्या भटक चुके हैं या फिर चुनाव का ही इंतजार इस कदर दरबदर कर रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ में कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में होंगे, मंजू त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कमलेश रमन जी के साथ में कर लेते हैं। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगी? आप लगातार मुखर होकर इस पूरे मुद्दे पर बोल भी रही हैं, ऑफिशियल बाइट्स भी हमने आपके सुनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि समस्या इस बात से नहीं है कि मुद्दा चढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल अब डिजिटल राजनीति के तौर पर भी किया जाने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर वार पलटवार ट्वीट के माध्यम से तो चलता ही रहता है। अभी एआई का इस्तेमाल भी खूब होने लगा है, एआई वीडियो पर अब चर्चा है, यानी राजनीति की धुरी बन गया है ये वीडियो। अब पलायन, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सब पर चर्चा होगी प्रदेश में, या सिर्फ एआई द्वारा क्रिएटेड वीडियोस ही चर्चा का विषय बने रहेंगे? गरिमा जी, देखिए, सोशल मीडिया पर हर तरह की पोस्ट डलती है और वीडियो भी चलती है, रीलें भी बनती है, और समाज में जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मुद्दे को उठा करके आप उस मुद्दे को तूल देने का काम करें। देखिए, वीडियो तो पहले भी बहुत डलती आई है गरिमा जी, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की या सत्ता पक्ष की वीडियो नहीं डलती हैं। सत्ता पक्ष के ऊपर किस तरह की टीका टिप्पणियां होती हैं, किस तरह की रीलें बनती है, किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को उठा करके तूल देने का काम करें। लेकिन खैर, अगर आप तूल दे रहे हैं तो आप तो हर चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं। आप एक एआई वीडियो पर इतना तिल मिला गए, इतना बौखला गए कि अब आप इतना परेशान हो गए। भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? या तो आप मुझे बताइए, जो लोग इस पे तिल मिला रहे हैं गरिमा जी, क्या उन्होंने पहले वीडियो नहीं डाली है? क्या जब वो पहले चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी क्या वीडियो नहीं डली है? बहुत सारी ऐसी वीडियो डलती आई है, लेकिन आज ही क्यों परेशानी हुई, अभी क्यों परेशानियां हुई इन सारी चीजों को लेकर के? क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक ऐसे समाज की वोट बैंक की राजनीति हमेशा से करते चले आए हैं, चाहे उसमें माइनॉरिटी का समाज हो, चाहे दलित समाज हो। आज वो उनसे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं ये कह करके कि एआई वीडियो गलत हो गया, वो हो गया? अरे, आप जिस चीज को करते चले आ रहे थे, आज उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, आज उनकी भावनाओं को भी आहत कर रहे हैं। आज आप जो है उनको
अपने से बिल्कुल अलग कर रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस समाज में रहते हैं, जहां रहते हैं या जिसके लिए खड़े रहते हैं, उनसे किनारा अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं गरिमा जी कि ये वीडियो खाली एक माध्यम है अपनी राजनीति चमकाने का। तो वो खाली ये हो रहा है कि एक वीडियो डली है, अब वो कहां से आई है, कैसे आई है। आपने ठीक है, आपने थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज कर दिया है या रिपोर्ट लिखा दी है, उसकी जांच होगी तो पता चल जाएगा। पर ये इतना तूल देने वाली चीज नहीं थी गरिमा जी कि आप जो है इन सारी चीजों को इतना गंभीरता से लेने लगो। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की हर बात को अगर इतना तूल दिया जाएगा या इतनी चीजें होंगी तो फिर आगे समाज में आप क्या कर पाएंगे, क्या हो पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर की खुद की पीड़ा हो, आपके अंदर की तकलीफ हो, वो आप अपने ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक चीज और नोट करी होगी कि पूरे संगठन से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उनके साथ इस प्रदर्शन में या जो भी कल उन्होंने करने का काम किया है भाजपा के दफ्तर के सामने, कोई उनका साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर का जो द्वंद्व है वो आप दूसरों के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं, एआई पर निकाल रहे हैं। तो आप समाज की जो दूरी है जिसको आप बांटने का काम करते थे, आज उसमें आपने खुद ही इतनी दूरियां पैदा कर दी। आप खुद ही अपने से द्वंद्व कर रहे हैं, आप खुद ही इन सारी चीजों का प्रचार कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है शायद। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जो योजनाएं प्रदेश की या राज्य सरकार की चलती है वो सबको मिलती है, तब तो ये बात नहीं आती। जब हम अतिक्रमण हटाने का काम करते हैं तब भी आप विरोध करते हैं, जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तब भी आप विरोध करते हैं, हम यहाँ पर जो है पुरानी रूढ़िवादी कुरीतियों को हटाने का काम करते हैं तब भी आप विरोध करते हैं। तो आपका काम केवल विरोध करना रह गया या जनहित में भी कुछ आप अपने सोच और विचार बताने का काम करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक स्टंट है और इस स्टंट को पब्लिक भी और पूरे प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है और वो तो बहुत सीनियर है, बहुत माननीय है। हम सब, मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। लेकिन एक वीडियो पर आप इतना तिल मिला जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय है, सोचनीय है कि इतने बड़े दिग्गज एक वीडियो से इतना तिल मिला गए भाई। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन ये तर्क नहीं हुआ ना क्या भाई, ये भी तो कहा जा सकता है कि इतने बड़े दिग्गज को लेकर आप ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हैं। चलिए खैर, लौटते हैं आपके पास में। कहां से आया है देखिए, उन्होंने रिपोर्ट कर दी है गरिमा जी। हाँ ठीक है, कहां से आया, कैसे चला, क्योंकि कोई भी चीजें जब आती है समाज में तो रील हो कुछ भी उसको लोग शेयर भी करते हैं। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। देखिए ऐसे वीडियोस से छवि पर बड़ा असर भी पड़ता है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप कह रही कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, नजरअंदाज करना चाहिए था, उतना भी आसान नहीं है, थोड़ी गंभीरता लानी पड़ेगी। प्रवक्ता हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की मंजू त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। मंजू जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अब मुद्दों से भटक कर राजनीति एआई वीडियो पर आ चुकी है। कमलेश रमन जी को आपने सुन ही लिया, उनका कहना है कि भाई इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्या वजह है कि इतना गंभीरता से लिया जा रहा है सोशल मीडिया के एक वीडियो को, जबकि ऑफिशियल तो हैंडल से पोस्ट भी नहीं किया गया। विडंबना इस बात की है कि हमारे भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि इस बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है कि जन समस्याओं को छोड़कर बिना सिर पैर की बात को जो है मुद्दा बनाकर, और ये लोग एआई जो है फेल है, तो भाई ठीक है एआई फेल है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से ये लोग हताश और परेशान कर रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक कद्दावर नेता को, जिनको एक बटवृक्ष कहा जाता है, उनको 4 घंटे इंतजार करना पड़ा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो इससे बड़ी विडंबना इनके राज्य में क्या होगी। दूसरी बात, अनाप शनाप उनके ऊपर जो ये ब्लेम लगाते जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी बहन से कि कोई नोटिफिकेशन दिखाइए जो उन्होंने नमाज की छुट्टी के लिए कहा। आपके पास क्या प्रूफ है? हा करने से यहाँ टीवी पे काम नहीं चलेगा बहन, नोटिफिकेशन दिखाइए। ये हा करने से काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए, कोई आपस में प्लीज मंजू जी आप मुद्दे पर आइए। मंजू जी, पाकिस्तानी एजेंट है, कैसे आप लोग कह सकते हैं कि आप वो पाकिस्तानी एजेंट है? क्या प्रूफ है आपके पास? अनाप शनाप बिना सिर पैर की बात। एक बेचारी अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को सजा आप नहीं दे पाए। आपके प्रभारी, आपके सो कॉल्ड महासचिव, चौकाट जितने नेता हैं सब उसमें संलिप्त हैं। अगर एक महिला उसको उठाने का बात कर रही है तब तो आप कह रहे हो एआई के माध्यम से ऐसा हो गया वैसा हो गया, और यहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री को अनाप शनाप बातें करके, बिना सिर पैर की बातें करके आप लोग इस तरह से जलील कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है?
प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, स्वास्थ्य व्यवस्था सब जो है वेंटिलेटर पे है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। आप हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोस कोस के आप कब तक राज करेंगे? कब तक 5 किलो राशन में समेट के रखेंगे लोगों को? तो इसलिए जनता जागरूक हो चुकी है और हरीश रावत जी जो है कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। आपने भी उनके अंडर में काम किया है, आप तो उस समय बड़ा उनको आदर्श मान रही थी, और इस समय आप जो है विपक्ष में है तो इस तरह के जो है सवालों को आप नकार रही हैं और हा कर रही हैं। हा वही करता है। मैंने कहा ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। कितना आपने साक्ष्य मिटा दिया अंकिता हत्याकांड में, कितना आपने आग लगवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप जब एक महिला सोशल मीडिया के माध्यम से उस मुद्दे को उठा रही है तो आप लोगों के पास मुंह नहीं है उसका जवाब देने के लिए। तो अब आप लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में अनाप शनाप बात कर रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके प्रभारी जो है केंद्र से आए हुए प्रभारी जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं उनका, मेरी वो छवि नहीं है कि मैं ऐसे इस तरह से उनका नाम ले लेके जलील करूं, लेकिन किसी प्रदेश में किसी से अछूता नहीं है कि जो इस समय हो रहा है। शर्म आती है कि ऐसी पार्टी हमारे यहाँ राज्य कर रही है। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई एआई आधारित वीडियो पर इतनी राजनीति होनी चाहिए थी? आखिर इसे वाकई जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है या वाकई इस पर बात होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल राजनीति का केंद्र प्रदेश में ये एआई वीडियो बन गया है, क्या भविष्य नजर आ रहा है राजनीति का? देखिए गरिमा, अगर ऐसी वीडियो धामी जी की बना दी जाती गोल टोपी दाढ़ी लगा के, तो ये भारतीय जनता पार्टी कितनी तिलमिलाती सड़कों पे, तब इनको ये एआई ना दिखता, तब ये राजनीतिक रोटियां सेकते उस पे। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं और 21वीं सदी में ये कैसा दौर आ गया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री 4 घंटे तक सड़क पे बैठा रहा, उसकी एक एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी छवि बदनाम की जा रही है, आप इसमें एफआईआर दर्ज करो, और एक दरोगा जो है उनकी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। और ये तब हो रहा है जब दुनिया में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा अपने आप को बोलती है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है इनके उसमें, और तब इनके राजनीतिक उसमें ये बोलते हैं कि एआई का जमाने में हरीश रावत जी को विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे वायुवृद्ध नेता हैं और उनको आप चुनाव के समय पर, चाहे ये वीडियो एआई की हो, ये काम मुख्यमंत्री का होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज करे और हरीश रावत से माफी मांगते हुए कहे कि मेरे शासनकाल में आपकी छवि को खराब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है और जिसने भी ये बदमाशी करी है उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा। मगर भाजपा जिस तरीके की राजनीति कर रही है उससे साफ पता चलता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो गोल टोपी और दाढ़ी लगाकर केवल और पर्टिकुलर हरीश रावत को बदनाम कर, कांग्रेस की छवि को डैमेज कर, राजनीतिक रोटियां सेकने वाली ये भाजपा बता नहीं पा रही है कि आखिर अंकिता के हत्यारे इनके नेता क्यों निकल रहे। भाजपा ये बता नहीं पा रही है कि उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या नीतियां हैं। भाजपा ये बता नहीं पा रही है कि जंगली जानवर बच्चों को क्यों मार रहे हैं, और आप शराब को इतनी प्राथमिकता है उत्तराखंड में दे क्यों रहे हैं। लोकतंत्र में सनातन संस्कृति को, मंदिरों को जिस तरीके से शराब से पाटा जा रहा है, इसमें भाजपा की क्या नीति है। और इन तमाम हमलों से बचने के लिए आपने हरीश रावत जी को पाकिस्तान के जासूस बना दिया, गोल टोपी पहना दी और उसकी अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। ये भाजपा केवल नफरती जुमलेबाज पार्टी है, झूठ इनके खून में है, लूट इनके खून में है। यही कारण है कि जनता को गुमराह करते हुए भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अंकिता के हत्यारों के आरोप से बच जाएंगे। भाजपा ये सोचती है कि अब इस बार भी हम हिंदू मुस्लिम करके उत्तराखंड की सत्ता को गुमराह करेंगे। 27 में जनता इन्हें गांव से खदेड़ खदेड़ के भगाएगी और भाजपा के नेताओं को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उर्मिला ने जिस तरीके से वो बातें कर रही है भाजपा के लिए, तो पूरे देश 8 बजे बड़ी बेसब्री से देखता है कि अब कौन सी भाजपा के नेता को राजनीतिक रूप से बेनकाब करेगी। वो महिला जो एक दलित परिवार से है, वो महिला जो शोषित है, वो महिला जिसे न्याय मिलना चाहिए था उत्तराखंड में, धामी सरकार उसे बदनाम करने में लगी है।
असली चेहरा भाजपा का ये है। वो तो शुक्र है कि वो महिला भी भाजपा की है और कांड करने वाले भी भाजपा के हैं, ठीक है। होटल भी भाजपा का है, इसलिए भाजपा कोई बोल नहीं पा रही है और बड़ी बेशर्माई से विपक्ष पर आरोप लगाकर बचने का प्रयास कर रही है। यह राजनीतिक बेईमान नौटंकीबाज पार्टी है, इसका चेहरा खुल चुका है। 27 में सुपाड़ा साफ होगा, तब इनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा कि कैसे उत्तराखंडियत के लिए आप खतरा बने, कैसे संसाधनों को बेचा। बचेगा कोई नहीं, केवल आपके पास ये 10-11 महीने हैं, जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, सत्ता पलटते ही आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी गरिमा जी। चलिए ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। सर, आपने लगभग सभी दलों को सुन ही लिया। अब एआई के मकड़जाल में कांग्रेस और भाजपा उलझ गए हैं, प्रदेश के मुद्दे दरकिनार हैं और समस्याएं भी लगभग उसी राह पर नजर आ रही हैं। क्या वाकई इस एआई वीडियो को, वैसे शांति प्रसाद जी की एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर यही वीडियो धामी जी का बनाया गया होता तो क्रिएट करने वाला अब तक सलाखों के पीछे होता, तो फिर कमलेश जी ये कैसे कह सकती हैं कि हरीश रावत को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए, कमलेश जी क्या कह सकती हैं क्या नहीं कह सकती हैं, वो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो उनकी निजी स्वतंत्रता है विषय पर बात रखने की। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ का जो समाज है वो बड़ा सहज समाज है। बहुत सहज प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं, सीधे साधे लोग रहते हैं। पहाड़ चंट चालाक लोगों का प्रदेश नहीं है उत्तराखंड, और यही कारण है कि बहुत सारी चीज़ों में उत्तराखंड के वासी टारगेट भी बन जाते हैं। जिस प्रकार की राजनीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू निकल करके आ रही है, और जो वीडियो निकल करके आया हरीश रावत जी का, उससे पहले भी एक वीडियो चला था और जिसमें उन्हें जिहाद शरणम गच्छामि उसमें कुछ निकल करके आ रहा था। हालांकि राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से व्यक्तिगत चरित्र पर उंगली उठाना ये तो किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में, कोई ना कोई तो दोषी है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि हरीश रावत को या कांग्रेस को टारगेट करके किसको फ़ायदा होगा। जिसको फ़ायदा होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी संलिप्तता इस दिशा में समझ में आती है, ठीक है। और किसको नुकसान होगा ये तो समझा जा सकता है, लेकिन जांच में डिले होना, 4-4 घंटे तक एफआईआर दर्ज ना होना, और वो भी एक उस पुलिस के द्वारा जिसने कभी उन्हीं हरीश रावत को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था, जिसने कभी उसी हरीश रावत को 15 के हाथों 15 अगस्त और 26 जनवरी को अवार्ड भी लिए हों, ठीक है। हरीश रावत कोई कॉमन मैन नहीं है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कुछ संवैधानिक अधिकार भी हैं, ठीक है, जिनका पालन होना चाहिए था। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने की जो ये हरकत है, ये पेशेवर नहीं कहा जा सकता इसको। और वैसे भी उत्तराखंड पुलिस अब पेशेवर कम रह गई है, ये पॉलिटिकल ज़्यादा हो गई है, ये दिखने लगा है। और ऐसा अब समाज के हर तबके पे ये बात निकल करके आ रही है, जो बात मैंने कही कि अब उत्तराखंड की पुलिस पेशेवर पुलिस नहीं रही, वो पॉलिटिकल पुलिस ज़्यादा हो गई है। समाज में तमाम जगह ये बातें निकल करके आ रही हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें हुई, क्योंकि देखिए आपके पास आप मुद्दों पर बात नहीं हो रही है राजनीति में, व्यक्तिगत चाल चलन चरित्र को उछाला जा रहा है। अभी हमने एआई वीडियो के माध्यम से हरीश रावत जी टारगेट हुए, वो तो देखा था। अभी एक दूसरा और प्रकरण चल रहा है जिसमें आजकल वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो रखा है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्या का प्रकरण में कई और नाम उभर करके आ रहे हैं, और कई चैनलों को नोटिस वगैरह भी मिला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ठीक। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में, जो मूल विषय है उत्तराखंड का, रोजगार, विद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उन व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक। तो ये जो राजनीति से ध्यान भटकाने की बात, जो चीज़ें हो रही हैं, ये ज़्यादा समय तक सस्टेनेबल नहीं है प्रदेश में, क्योंकि
उत्तराखंड एक ऐसा सहज प्रदेश है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग बहुत ज़्यादा जानते समझते नहीं हैं, सहज प्रवृत्ति के लोग हैं। और इसके माध्यम से जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक छवि को धूमिल करके उसका लाभ उठाया जा सकता है, तो उन लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आज हरीश रावत का वीडियो बना है तो कल किसी और का भी वीडियो बन सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ऐसी तो है नहीं कि उसका कॉपीराइट हो किसी एक ही व्यक्ति को। ठीक, तो आज अगर ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में लोग ना हो, तो इससे जो ये चीज़ें छिड़ेंगी, ये जो वॉर, टेक्निकल वॉर छिड़ेगा और जो चीज़ें निकल करके आएंगी, क्योंकि आप एआई वीडियो के माध्यम से जो वीडियो बनते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें आप चेहरे से लेकर के आवाज़ तक को आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना कि ये हकीकत है या क्रिएटेड है। ठीक है, और ऐसे में जब वो सीमांत क्षेत्रों में इस प्रदेश के पहुंचेगा तो उसके क्या इम्पैक्ट निकल करके आएंगे, ये उन तमाम राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए जो आज इस वीडियो को लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये एक तरफा नहीं होगा, इसके प्रभाव हर तरफ से होंगे और इसकी आज हरीश रावत पीड़ित हैं, कल कोई और भी पीड़ित हो सकता है। ठीक है, तो इस मामले में जितनी जल्दी हो सके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जांच जितनी ज़्यादा टलेगी, इस पर जितनी ज़्यादा रुकावटें लगाई जाएंगी, उसका सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो हरीश रावत को कम होगा और सत्ता पक्ष को ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हरीश रावत ने सत्ता पक्ष की तरफ ही उंगली उठाई है और ये कोई छोटा मामला नहीं है किसी को पाकिस्तानी एजेंट बता देना। भारत जैसे देश में जहां पाकिस्तान को लेकर के एक दुश्मन राष्ट्र को लेकर के जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वहां तो किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी कह देना या एजेंट कह देना अपने आप में गाली देने जैसा है। ठीक, तो और उस पर रिएक्ट ना किया जा सके तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई सुलझा हुआ व्यक्ति इस बात को कहेगा। और हरीश रावत ने उसको रिएक्ट किया है, ये बात सही है, लेकिन राजनीति इसमें हो रही है क्योंकि ये मुद्दा राजनीति के लिए ही लाया गया है। जी गरिमा, से करेंगे शुरुआत। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। कमलेश रमन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की ओर से हमारे साथ में लगातार बनी हुई। कमलेश जी, आप कुछ दिखा भी रही थी, कोई डॉक्यूमेंट्स। बड़ी बात यह कि आखिर देखिए, अभी आपने सुना होगा कुलदीप जी को, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। अगर यही आरोप धामी जी पर लगाए जाते तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रहती? गरिमा जी, देखिए, दो चीजें निकल करके यहाँ पर आई हैं कि विकास कार्यों की बात होनी चाहिए। एआई वीडियो ये क्या है, सोशल मीडिया क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी विकास कार्यों को और विकास योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है, वो अपना काम कर रही है। सरकार भी कर रही है और संगठन भी कर रहा है, और जन जन की सरकार और जन जन के द्वार पहुंचकर हम कैंप के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये सब जो कार्य योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। एक मिनट शांति प्रसाद, एक एक करके बोले आप लोग, प्लीज एक एक करके। आप ऐसे बीच में ना बोले। आप तो ओछा चना कूदे खाने वाला हिसाब करते हो यूकेडी के भाई। जरा थोड़ा समझिए, जरा आप समझ लीजिएगा। आप मेरे से इन्होंने पूछा, पोल खोल रही है, उस पर बोलिए।
कैसा विकास कर रही है? बिल्कुल बोलूंगी भाई। ये जो षड्यंत्र बोलिए। है ना बैठे हुए, कर दिया। अगर आपके आप जो मुझे प्रभारी बोलेंगे, आए तो थे मैं वो क्या बोलूंगी, काम वरना इस करके डिबेट गए का हैं? कोई क्या आधार नहीं है कि सत्ता पक्ष को उत्तराखंड आप की बोलने नहीं मोदी जी देंगे। चुप है सत्ता बिल्कुल। पक्ष के ऊपर आप जो है इस तरीके से सारे के सारे टूट पड़ेंगे। देखिए अभी इन्होंने कहा कि कोई एविडेंस हो तो मुझे दिखा दीजिए। कल से लेके अब तक सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं। ये जो पत्र है ये देख लीजिएगा मंजू जी, ये शासनादेश है 2016। कोई पत्र नहीं है आपके पास, ऐसे दिखाने से पत्र नहीं हो रहा, उसको साबित करिए, सुनिएगा, साबित करिए उसको। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री को पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। चलिए मंजू जी एक एक करके बोलिए प्लीज, आप लोग एक एक करके बोलिए। अगर धामी जी को हम यही काम कर देंगे तो कैसा लगेगा आपको? भाई ऐसे अगर डिबेट होगी तो मंजू जी ठीक नहीं है। आपने प्रूफ मांगा है, मैं प्रूफ दे रही हूँ, सुन लीजिए सबर करके। हाँ चलिए एक एक करके, लेकिन एक मंजू जी और शांति प्रसाद जी प्लीज। 29 दिसंबर का ये पत्र है, 502 इसकी संख्या है। ये देख लीजिएगा आप पूरे टीवी चैनल पर, ये देखिएगा आप। ये 29 दिसंबर का 2016 का ये पत्र है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या शैलेश बगोली जी जिस वक्त सचिव थे, क्या वो बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के कोई पत्र जारी कर सकते थे? ये तो पैनल पे बैठे हुए हर व्यक्ति भी बता सकता है। अगर आप अपने पत्र से मुकर रहे हैं, खैर हम इस चीज पर भी नहीं जाते, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने बरसों तक गोल टोपी लगाकर रोजा इफ्तारी करी है, आज आप पल्ला झाड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भाई समाज में जो रीले या कोई पोस्ट भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। अगर रोजे इफ्तार में चले गए तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। यहाँ सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं। पहले ये संविधान भेज दिया। कमलेश जी सुनिए। मंजू जी आप शांत रहिए। मंजू जी आप प्लीज शांत रहिए, प्लीज आप शांत रहिए। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी। और कमलेश जी सुनिए, क्या रोजा इफ्तार पार्टी में जाना गलत है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से ऐसी इफ्तार पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जाता? नहीं। और क्या इफ्तार पार्टी का आयोजन करा देने से यह साबित हो जाएगा कि एक समुदाय विशेष के लिए ही कोई नेता प्रेम रखता है? आप नहीं करते अल्पसंख्यकों से प्रेम की बात? प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं कांग्रेस के लोग। आप तो हर नेता के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आप कार्टून बना के खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी शांत है, जब से 8 बजे का वो आज आपको शर्म आ रही है? तब से उनका मुंह बंद हो गया है। हमेशा उन लोगों का इस्तेमाल किया है, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटी का, दलितों का, केवल उनको वोट बैंक बनाने का काम किया। उनको आपने कभी दलितों को आपने आरक्षण के नाम ठीक है चलिए हो गया। भाई जब हम अपनी संपत्ति को कब्जे में लेने का काम करते हैं, आप विरोध करते हैं कि आपने मजार क्यों तोड़ दी। जब हम धर्मांतरण कानून लाते हैं तो आप कहते हैं एक विशेष वर्ग के लिए है। जब हम हिंसा के खिलाफ कानून बनाते हैं तो आप कहते हैं कि एक धर्म विशेष के लिए है। भाई आप ऐसे लोगों का साथ देते हो क्या? आप इतने आप लोग इतने बिल्कुल पारदर्शी हैं, हत्याकांड के हत्यारों को फांसी की सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके जो प्रभारी प्रभारी आए थे वो क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग रुक जाइए प्लीज, लौटेंगे आपके पास में। प्लीज दोनों ही लोग शांत हो जाइए। कमलेश जी और मंजू जी आपस में कोई चर्चा मत कीजिए। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जब 3 तलाक कानून आता है तब तो बड़ी तालियां बजाई जाती हैं कि भाई हमने विशेष वर्ग की बड़ी चिंता कर ली, लेकिन उसी जगह पर अगर कोई इफ्तार पार्टी कर दे तो विशेष वर्ग के लिए ही प्रेम दिख जाता है। क्या आप कह दीजिए कि हमें इस विशेष वर्ग से कोई मतलब नहीं है, तब तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब वोट बैंक सबके लिए है अल्पसंख्यक। नहीं बनाई है क्या? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाई? मैडम रुक जाइए। कमलेश जी, अरे कमलेश और मंजू जी प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए। कमलेश जी और मंजू जी प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए, म्यूट कर दीजिए दोनों को प्लीज। और शांति प्रसाद जी आप बोलिए। देखिए गरिमा, सवाल ये नहीं है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से बदनाम किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र में यह प्रणाली चल पड़ी तो हम जनता के बीच में क्या संदेश देंगे? सत्ताओं में सत्ताधीश बनने के बाद जनता को विकास से जोड़ने की नीतियां इन 5 सालों में कितनी सफल हुई, भाजपा को इस वर्ष में यह बताना चाहिए। मगर इन्होंने बहुत अच्छा ट्रेंड बना लिया है लोकतंत्र में कि दूसरे को बदनाम करो और जाति का जहर बोलो, समाज के अंदर हम कोई जहर नहीं बोल रहे हैं। आप अपने इनको आता ही क्या है? मैडम आप दोनों लोग शांत रहेंगी क्या? आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या?
के अब बीच में। भाजपा सब सुनने को तैयार नहीं है। हम तो बता रहे हैं ना। अरे कमलेश जी बताने के लिए आपको बताया जाएगा तब बताइए। मैडम अभी चुप रहिए प्लीज। कमलेश जी प्लीज आप चुप रहिए। और मंजू त्रिपाठी जी आप बीच बीच में टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए प्लीज। जब आपके पास आए सिर्फ तब बोलिए, एक साथ आप लोग बोलते हैं आवाज नहीं आती है। हमारी तो यही इनको आपत्ति इजाजत है गरिमा जी हमारे बीच में बोलने की। नहीं मैंने उनको भी रोका था मैडम, वो नहीं बोले थे। अब आप चुप रहिए प्लीज मैडम, समय बेकार मत कीजिए। आप बोलिए कुलदीप जी, अरे क्या नाम है, शांति प्रसाद जी आप बोलिए। राज्य के मुख्यमंत्री है पूर्व, उनके साथ अगर ऐसा है तो आम जनमानस की क्या दुर्गति उत्तराखंड में हो रखी है बताने के लिए काफी है कि पूर्व मुख्यमंत्री को 4 घंटे सड़क पर बैठा दिया। हाँ। अरे यहाँ तो सीधा धामी जी को आगे आना चाहिए था और माफी मांगते हुए कहना चाहिए था कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है इसकी जांच कराएंगे। अरे उत्तराखंड में कोई व्यक्ति बेचारा छोटा सा बच्चा रील बनाता है तो पुलिस मारते हुए घर से लाती है। काशीपुर का पूरी उत्तराखंड की जनता ने देखा कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ मीम क्या बना दी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया भाजपा ने। और यहाँ मुख्यमंत्री को हर समय पर आप बदनाम हो रहे हैं, कर रहे हैं, और वही गोल टोपी और दाढ़ी लगाकर, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत ट्रेंड है। भाजपा को अपने में सुधार लाने की जरूरत है, मगर सुधार लाए कहाँ से? ये तो उत्तराखंड की बेटियों में बुरी नजर रखने में व्यस्त है। और आज इन्हीं की नेता ने जो है इनको राजनीतिक रूप से जनता के बीच में जग जाहिर करा दिया कि भाजपा इसलिए विकास नहीं करती क्योंकि दुराचारी भरे हुए हैं। उनको सत्ता में केवल उत्तराखंड की छवि खराब करने के अलावा कुछ नहीं गरिमा है। जी मुझे इनकी बात का जवाब देने हाँ ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आप दीजिएगा। मिल रहा हाँ। तो फिर अब ये इससे ध्यान भटकाने के लिए हरीश रावत जी को पकड़ लिया। अब हरीश रावत जी अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिपोर्ट लिखाने गए तो उनको 4 घंटे परेशान कर दिया। तो ये देख रही है जनता कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। जिसको हमने सनातन के नाम से दिया तो ये मंदिरों से चंदा चोरी कर गए। जिनको हमने नौजवान बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सत्ता दी, उनकी ये नौकरियां बेच खाए। तो उत्तराखंड में इन्होंने दिया क्या है? हर जगह घोटाला, हर जगह अविश्वास। अब जनता इनको बख्शेगी नहीं, इसीलिए बौखलाहट में कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस से भी 36 का आंकड़ा है, मगर हमारा ये कहना है लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह से अपनी बातें रखें, एक दूसरे को बदनाम ना करें। भाजपा का चेहरा खुल चुका है, 27 में इनका सुपाड़ा साफ होगा। इससे घबराकर अब ये धमकाने में आ गए, पुलिस का सहारा लेकर धमकियां देने शुरू कर दी। ये इनका हकीकत है और इससे इनको जवाब जरूर देता है। चलिए लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी का रुख कर लेते। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे सर? अब ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इस तरीके से चर्चा हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाई आप भी तो वीडियो बनाने का काम करते हैं, तो अब मतलब क्या स्तर बचा है राजनीति का? नैतिकता खत्म होती जा रही है पूरी तरीके से। कुलदीप जी क्या नहीं की जा सकती? बोलिए सर, बोलिए। किससे उम्मीद करें? हेलो, हाँ बोलिए। देखिए गरिमा जी, राजनीति में नैतिकता की बात तो की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों से नैतिकता की उम्मीद करना, ठीक, और उसके क्या परिणाम होंगे वो हम देख रहे हैं आजकल। प्रदेश में ही, देश में ही नहीं, प्रदेश में भी किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रदेशवासी इन चीज़ों को देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। मतदाता खामोश है, ये बात सही कही अभी भड़ची ने कि 2027 में क्या होगा, ठीक, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से की घटनाएं हो रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जिस प्रकार से तुच्छ राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक हितों को साधने के लिए, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन पे या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किसी एक राजनीतिक दल का या किसी व्यक्ति का कॉपीराइट हो, ठीक। आज आप अगर किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप भी उसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि वो भी इन चीज़ों का उपयोग करे, और अगर ऐसा होगा तो हमारे राजनीति में कौन कितना दूध का धुला है ये तो वही लोग जानते हैं जो राजनीति में हैं, ठीक। जनता से चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं, जनता सब जानती है, और जनता की अदालत में जब फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तराखंड इन मामलों में बेहद सहज राज्य रहा है। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि राज्यवासी बड़े सहज हैं। यहाँ इस तरह की राजनीतिक चतुराइयाँ नहीं चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और जिस प्रकार से ये चीज़ें माहौल, ये जो वीडियो निकल कर के आ रहे हैं, ये जो राज्य के माहौल को जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं,
इसका जो खामियाजा है वो भी इन्हीं राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को लेकर के जो चीचा लेदर कर रहे हैं, एक दूसरे को लेकर के जो ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इस तरह की जो हरकतें ये की जा रही हैं, इसके बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम नहीं मिलने के हैं। छोटी छोटी चीज़ों से छोटे ही लाभ होते हैं, बड़े लाभ कभी नहीं होते। अगर आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि तब दोनों राजनीति में आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े राजनेता हैं वो इस तरह के छोटी लड़ाइयाँ या इस तरह के तुच्छ चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक, और इसीलिए वो समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं, ठीक। तो आज अगर उत्तराखंड में इस तरह की चीज़ों को लेकर के अपने आप को प्रतिष्ठित करने की बात हो रही है, तो छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े प्रतिष्ठाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए बड़ी सोच होनी चाहिए, उसके लिए नीतिज्ञ सोच होनी चाहिए, समाज के और राज्य के विकास की सोच होनी चाहिए, और वो चीज़ें धरातल पर दिखनी चाहिए। लगभग 9 साल भाजपा की सरकार को उत्तराखंड में हो चुके हैं। अब तो कम से कम राज्य की बात करें कि हाँ भाई हमने कितना काम किया है। अगर राज्य से मोदी सरकार, भारत सरकार की योजनाओं को हटा दिया जाए, अगर हम 4 धाम सड़क परियोजना को हटा दें, ऋषिकेश बद्रीनाथ रेल प्रोजेक्ट को हटा दें, बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट को हटा दें, केदारनाथ रीडेवलपमेंट को हटा दें, कुमाऊं में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मंदिरों की श्रृंखलाओं को जोड़ने का, उनको हटा दें, और भी जो केंद्रीय प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, अगर इन प्रोजेक्ट्स को हटा दें तो राज्य सरकार को अपने विषय रखने चाहिए कि उसने इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या चीज़ें राज्यवासियों को दी हैं, क्या क्या उपलब्धियां राज्य के में उसकी हैं, ठीक। तो उन पर बात होनी चाहिए। कितने नए स्कूल खुले हैं, एजुकेशन का स्तर कितना बढ़ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ही नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। आज प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी की स्थिति क्या है, विद्यालयों में क्या किताबें मिल रही हैं। आज भले भी बात कही जा रही है कि भैया गीता पढ़ाई जाएगी, ठीक, लेकिन क्या जो उनके रेगुलर सब्जेक्ट की किताबें हैं क्या वो उनको मिल पाई हैं जो गीता की किताबें उनको मिल सकेंगी। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं राज्य हित से जुड़े हुए। मूल्यवास का मुद्दा बड़ा उठ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पहाड़ों से पलायन हो रहा है, पलायन आयोग तो है, लेकिन पलायन कितना रुका हुआ है आज तक, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक। अनेक विभागों में गोपन की नियमावली से इतर दायित्वधारी बैठा रखे हैं और उन दायित्वधारियों को मोटी मोटी तनख्वाह दी जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार पर चीज़ें सख्त हैं। तो विषयों पर बात करें, विषयों पर चर्चाएं हों। अब लेकिन इतनी सारी चीज़ें अब राज्य में हो गई हैं कि इन पर कोई बात करना नहीं चाहता। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। जिन जन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को संघर्ष करना चाहिए था, आज कांग्रेस अपने ही उसको लाज को बचाने के लिए सड़क पर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है इस राज्य में वो भी जनता देख रही है, और भाजपा की स्थिति कितनी मजबूत है और भाजपा क्या कर रही है, 10 सालों में भाजपा ने क्या शासन किया है वो भी जनता देख रही है। और यही जनता तय करेगी कि 2027 में किसको फिर से कुर्सी पर बैठाना है। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने मंजू त्रिपाठी जी। मंजू जी का रुख कर लेते हैं जल्दी से प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी क्या कहना चाहेंगी, क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर कहा है कि हमारे ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट नहीं किया गया, ये किसी की ओर से पोस्ट किया गया और अब चल रहा है, तो एक तरीके से पल्ला झाड़ना हुआ। देखिए भाजपा जो है इस समय आसमान में थूकने का काम कर रही है, और लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो आसमान में थूकता है थूक अपने ऊपर गिरती है। ऐसी अहंकारी दुराचारी पार्टी जो है, अभी हमारे भाई ने कहा, भट्ट जी ने और पत्रकार जो है जी ने कहा, कुलदीप जी ने कहा कि जो है विकास का काम, विकास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जग जाहिर है। इनके नेता प्रभारी बन के आते हैं और हमारी महिलाओं के साथ, हमारे इस राज्य की महिला, ठीक है कमलेश जी, आपको मंजू जी आपको रखना चाहेंगे हमारे साथ में खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। सर एआई वीडियो के माध्यम से लगातार जो है वो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, आपका कहना है कि आपकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस गिरते राजनीतिक स्तर को लेकर? की राजनीति कर रही है, और ये जिस तरीके से एआई का उपयोग करके मुझे विदेशी पाकिस्तानी जासूस के रूप में चित्रित कर दिया और फिर मुझे गोली मारी जाती है, मतलब मेरे खिलाफ हिंसा को उकसा रहे। तो
एक खतरनाक तरीका है और बहुत गलत है। और भाजपा हमेशा झूठ बोलती। 2017 में भी इन्होंने झूठ बोला, कहा कि हमारी सरकार ने जो है शुक्रवार के नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी सरकारी दफ्तरों में, तो इसी दफ्तर में कहीं कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, झूठ बोल दिया और उस समय लोगों का भावना भड़का दी। 2022 में कह दिया कि कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे किसका बयान है, किसने कहा किसमें है? कुछ नहीं दिखा है। बस 3-4-5 दिन प्रचार किया और उस झूठ के बल पर चुनाव जीत गए। तो आपके मुझको पाकिस्तानी जासूस बताया। ठीक है हरीश जी, क्या ये 2027 के चुनाव से पहले आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास है, और क्या एक विशेष समुदाय को लेकर जो ये आपके प्रति कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के प्रति आपका प्रेम ज्यादा है, एक तरफ ये भी 3 तलाक का जब कानून लेकर आते हैं तो कहते हैं हमने तो उस विशेष समुदाय के लिए बहुत कुछ किया, तब ये तालियां बटोरने में पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर दूसरा वर्ग या दूसरा विपक्षी दल इनके लिए कह रहा है तो इन्हें आपत्ति हो रही है। तो असल में भाजपा जो है ये केवल मुसलमान करके ही चुनाव जीत सकते हैं, और तो कुछ उनका जीत और जीतने का इनका कोई आधार नहीं। ये सब जगह इस तरीके की संकीर्णता के आधार पर चुनाव जीतते, और क्योंकि हम जो लोग उनका सैद्धांतिक विरोध करते हैं उनको उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं, गलत है, देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है हरीश जी, एक सवाल ये भी है कि देखिए खुद उत्तराखंड में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में, बड़े वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती है। लोगों के प्रति आप हमेशा उनका काम करते रहे और जनता के लिए काम करते रहे, लेकिन आज आपको ही एक रिपोर्ट लिखाने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? ये भाजपा, बल्कि वो तो थानेदार के मैं साहस की तारीफ करूंगा, उसने फिर भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके ऊपर दबाव था कि रिपोर्ट दर्ज मत करो जी। और तो इसके 4 घंटे ही जब उनको लगा, उसने कहा ना अब कुछ भी हो जाए, तो उसको मैंने भी कहा, मैंने कहा मैं जाऊंगा, नहीं मिला है। और तो उसके बाद उसके हाथ कांप रहे थे FIR दर्ज जी। हरीश जी, अभी आपकी ओर से FIR तो दर्ज करा दी गई, लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं मिलता तब तक आप हर रोज भाजपा कार्यालय के बाहर कभी भी जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या अब स्पष्टीकरण देगी? एक तरफ भाजपा अपने आप को लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और आवाज बुलंद करने वाली पार्टी कहती है, दुनिया की विश्व की उभरती हुई पार्टी बताती है, लेकिन एक स्पष्टीकरण से डर क्यों आखिर? देखिए, उन्होंने अपने फेसबुक, उनके ऑफिशियल साइट पे भी और उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके भी, और हजारों उनके पास तो कई ऐसे छद्म प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, उन सब में उन्होंने इसको डाला। तो मैंने उनसे कहा भाई जब तक या तो तुम माफी मांगो, कहो हमसे गलती हुई है, और यदि जब तक माफी नहीं मांगते या फिर प्रमाण दो कि मैं जासूस हूँ या मैंने कोई देश के साथ वो किया है, कोई गलत काम किया है, और उसके अलावा और विषय में भी जो तुमने झूठ बोला है उनके प्रमाण दो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बारे में हमारा बयान दो, और मामलों में हमारे दस्तावेज दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। तो भाजपा के पास कोई प्रमाण नहीं है और भाजपा बिल्कुल, तो हमने कल उनके दफ्तर पर गए, अब हमने 20 तारीख तक, जनवरी तक के मामला स्थगित कर दिया, अपना जाना स्थगित कर दिया है। तो इधर हम अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर के बहुत चिंतित हैं, जो नए तथ्य सामने आए हैं, और उसमें लगता है कि भाजपा का जो VIP है वो इन्वॉल्व है उसमें, जिसको बचाने के लिए। हरीश, एक सवाल ये भी कि देखिए अभी एक दौर ऐसा था जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड में, उस दौरान राजनीति का एक स्तर हुआ करता था। अब AI डिजिटल क्रांति की बात हो रही थी, लेकिन डिजिटल राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अब प्रदेश के मुद्दे दरकिनार हो गए, अब वीडियोस पर बातचीत शुरू हो गई। इस तरीके से जो गिरता नैतिक स्तर है राजनीति का, उस पर आप क्या कहेंगे इसके? और हिंदू मुस्लिम को लेकर चर्चा कभी भी देवभूमि उत्तराखंड में तो होती ही नहीं थी, लेकिन अब राजनीतिक स्तर गिरा, साथ ही साथ नई चीजें इजाद कर दी गई प्रदेश में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था वो लेकर आ गए, आप जिहाद लेकर आ गए।
सबके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी। वो चुनाव जीतने के लिए हर निम्नतम कला अपनाती है और निम्नतम स्तर तक जाती है। उन्होंने राजनीति का पूरा स्तर गिरा दिया। और क्योंकि जो बुनियादी सवाल है लोगों के, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन बढ़ रहा है, गाँव में जीवन असुरक्षित हो गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उन मामलों में उन सवाल न उठे, लोग उनकी उन बातों की तरफ न सोचे, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कुकर्म करती है और उसको कुकर्म है, ये कुकर्म नहीं, इससे सामाजिक विद्वेष फैलता है। मगर वो सामाजिक विद्वेष से वोटों की राजनीति कर। ठीक है हरीश जी, बस एक आखिरी सवाल, आप हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी के तौर पर रहे और कांग्रेस पार्टी को बड़ा मजबूत आपने उत्तराखंड में किया है। क्या 2027 से पहले एक बार फिर से हम ये मान लें कि हरीश रावत अब मैदान में उतर चुके हैं, वो हर मुद्दे का जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को, हर एक आम जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे बड़े स्तर पर, और 27 में तैयारी पूरी है कांग्रेस की? संपर्क टूट गया हरीश रावत जी से। खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ में थे, जिनकी ओर से के न्यूज इंडिया पर अहम सवालों का जवाब दिया गया है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपने हरीश रावत को सुना, उनका कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी तो हम ऐसे ही कभी भी भाजपा कार्यालय के बाहर जाकर जवाब मांगेंगे। देखिए गरिमा जी, हरीश रावत क्या करते हैं ये उनका राजनीतिक अधिकार है, वो उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से भी कुछ चीज़ें उठने लगी हैं, एक सवाल कांग्रेस के भीतर से लगातार उठता जा रहा है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष पद पर गणेश गोदियाल की नियुक्ति हुई और जो दो अन्य नियुक्तियां जो चुनाव कमेटी और प्रबंधन कमेटी को लेकर के, जिसमें पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे और भाजपा में भी मंत्री रहे और अब कांग्रेस में हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत आ गए हैं, तो इन तीनों के आने के बाद हरीश रावत कांग्रेस में कितने प्रासंगिक होंगे, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की घटनाएं हुई हरीश रावत जी को लेकर के, और हरीश रावत जी ने जिस प्रकार से उसका मुखर होकर के वो सामने आए हैं, उसने भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि कांग्रेस में अभी हरीश रावत का सूर्य अस्त नहीं हुआ है, उनकी प्रासंगिकता अभी संपूर्ण नहीं हुई है, वो लगातार बनी हुई है और वो आप उनको एक तरीके से साइड लाइन नहीं कर सकते। कुलदीप जी, ये हरीश रावत ने पूरा साइड लाइन करने की तो कोई बात ही नहीं बनती। और देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर हम आज भी बात करें तो चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, वो भी ये मानती है कि हरीश रावत फिलहाल कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठते नजर आते हैं, क्योंकि राजनीति अभी भी उन्हीं को केंद्र में रखकर की जा रही है। और हरीश रावत बनना कोई आसान थोड़ी है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है उनसे बड़ा कौन सा नाम है? देखिए गरिमा जी, जो बातें आपने कही ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर मीडिया में होकर के पत्रकार भी अगर एक नेता के लिए ये बात कह रहे हैं तो इससे पता लगता है कि राजनीति में होने के बावजूद हरीश रावत ने अपने लिए क्या कमाया है। ठीक है, उनकी जो छवि है उनको लेकर के अगर कोई चीज़ बात होती है और बात कही जाती है तो ये एक व्यक्ति के तौर पर उनकी अपनी निजी कमाई है जो उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अर्जित की है। ठीक, और वही कारण है कि आज भी उत्तराखंड का जनमानस हरीश रावत को लेकर के भले चुनाव में वो उसके पक्ष में मतदान करे ना करे, लेकिन उनको लेकर के उत्तराखंड का जनमानस उनकी बात जरूर सुनता है, उनको समझता है। और हरीश रावत ने भी प्रदेश के मुद्दों को लेकर के जो मुखरता दिखाई है उससे भी उनका इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश हैं। कमलेश जी, आपने भी सुना होगा कुलदीप जी को, और साथ ही साथ खुद हरीश रावत ने कहा कि भाई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कमलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ पिछले 1 साल की हम अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां 2-3 साल पहले से ही शुरू कर देती है और इन 1 साल में ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं रोज उत्तराखंड के मुद्दों पर चर्चा करती हूँ और कई बार तो ऐसे मुद्दे छिड़े जिनका कोई अस्तित्व ऐसा लगता है नजर ही नहीं आता था। इजाद करने की कोशिश की गई, उन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, और जबकि जो मूल समस्याएं थी वो बहुत कम होती चली गई। आप रोजगार पर कितनी चर्चा करते हैं? आप रोजगार पर कितनी बातें करते हैं?
गरिमा जी, जन जन की सरकार जन जन के द्वार जा रही है, ये चर्चा नहीं हो रही है क्या? हम अपनी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं? हम तो विकास की चर्चा भी कर रहे हैं और विकास देने का काम भी कर रहे हैं, और धरातल पर है ये सारी हमारी विकास योजनाएं हैं जितनी भी हैं। तो आज 132 के करीब, जो हमारे 35 के करीब जो कैंप लगे हैं, जिसमें 56,000 से ऊपर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करी है, उसमें 10,000 से ऊपर लोगों की जो शिकायतें आई है, 7,000 से ऊपर उसमें निस्तारण हुआ है। तो हम विकास नहीं कर रहे, मतलब हम विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए विकास करना ये नहीं होता कि आप अपने आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं और विपक्षी दल अपने आंकड़े लेकर चला आता है। वो कहता है कि भाई देख लीजिए ये विकास हो रहा है, और इस विकास से कितना फर्क पड़ रहा है। रोजगार वाले तो अभी भी वैसे ही रोजगार मांग रहे हैं जैसे पहले मांग रहे थे। प्लीज गरिमा जी, मेरे को अब 10 सेकंड दीजिए। चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए। माननीय हरीश रावत जी ने एकदम जज की भूमिका में ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जब सरकार आती है तो दंगे फसाद होते हैं। कांग्रेस के दंगे फसाद आप भूल गए। आप स्पष्टीकरण दे दीजिए ना, वो तो एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप वीआईपी का नाम बता दीजिए, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से बताया जाता, उसमें फिर मुंह बंद क्यों हो जाता है? चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफी चाहेंगे, चर्चा को रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। कुलदीप जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। देवभूमि में एआई वीडियो को लेकर दंगल जारी है, क्योंकि हरीश रावत एक तरफ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो जवाब देने से कतरा रही है, और उसका कहना है कि ऑफिशियल हैंडल पर वीडियो पोस्ट नहीं किया गया, जबकि उस ऑफिशियल हैंडल को लेकर जो भी बातें हरीश रावत कह रहे हैं या उस एआई वीडियो को लेकर जो भी बातें हरीश रावत कह रहे हैं, उसका जवाब लगातार बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।